हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लोथिंग सोशल हिस्ट्री। क्लोथ के बारे में, कपड़े पहनते हैं भाई, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, फैशन कितने चलते रहते हैं। तो आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, क्लोथिंग की हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर है 9th क्लास की हिस्ट्री का 8th चैप्टर है। वैसे ये चैप्टर डिलीट हो चुका है 2020 और 21 में, मगर फिर भी इम्पॉर्टेंट है, तो मेरे को तो पढ़ने का दिल कर, आप अगर आप भी पढ़ना चाहते हैं तो शुरू हो जाते हैं। बिफोर द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन, तो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन से पहले मोस्ट पीपल ड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू द कोड्स दैट वर स्पेसिफाइड बाय देयर रिलीजन। तो अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग, उनके कोड के अकॉर्डिंग सभी लोग ड्रेसअप किया करते थे पहले, डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन से पहले। क्लोथिंग स्टाइल्स were regulated by the class, gender, status in the social hierarchy। तो क्या वो हर एक कोई जो कपड़े पहनने का जो स्टाइल था वो रेगुलेट किया जाता था, वो किस क्लास से बिलोंग करता था, वो कौन से जेंडर का है, वो उसका स्टेटस कैसा है, और सोशल हायरार्की के बेस पे वो सब कुछ किया जाता था कि वो किस तरह के वो कपड़े पहनेगा। आगे है समचुरी लॉज। वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समचुरी लॉ। क्या है ये? बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन पीपल इन फ्रांस फॉलोड दिस लॉ। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले सभी जो फ्रांस के लोग थे वो इस लॉ को फॉलो करते थे। दीज लॉ रिस्ट्रिक्ट सोशल बिहेवियर ऑफ द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी एंड इम्पोज रिस्ट्रिक्शन अपॉन देयर क्लोथिंग, फूड एंड एंटरटेनमेंट। तो इसमें होता क्या था, इस समचुरी लॉ में होता क्या था कि लोगों का जो सोशल बिहेवियर है उसके ऊपर थोड़ी सी पाबंदियां लगाई जाती थी। जो जैसे लो स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती थी कि वो किस तरह के कपड़े पहनेंगे, किस तरह का खाना खाएंगे और किस तरह के मीन से वो एंटरटेनमेंट करेंगे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रॉट एन एंड टू दीज रिस्ट्रिक्शन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इस सभी ये जो लॉ है इसका हो गया एंड। ओके, पॉलिटिकल सिंबल बिकम अ पार्ट ऑफ ड्रेस। तो पॉलिटिकल सिंबल बन गए थे, एक ड्रेस का पार्ट बन गए थे। क्लोथिंग बिकम अ सिंपल, क्लोथिंग सिंपल बन गए थे, विच सिग्निफिकेंट इक्वलिटी, जिससे वह शो होता था कि सब हम बराबर हैं, इक्वल हैं। नाउ द वे अ पर्सन ड्रेस डिपेंड्स ऑन द डिफरेंसेस इन अर्निंग रादर देन अ समचुरी लॉस। तो क्या पहले क्या जी ये होता था क्लास जेंडर, अब भाई जब ये सब कुछ इक्वलिटी आ गई, अब जी अर्निंग के ऊपर डिपेंड होगा कि वो किस तरह के कपड़े पहनेगा। अर्निंग के ऊपर कैसे, वो किसी के पास भाई ज़्यादा पैसे हैं तो वो अच्छे कपड़े पहन लेगा, जिसके पास कम पैसे हैं वो कम पैसे, वो जो कॉस्ट वाले कपड़े वो पहन लेगा, इस तरह का हो गया था। देन स्टाइल ऑफ क्लोथिंग, तो स्टाइल्स देखेंगे। मैन एंड वुमेन ड्रेस्ड डिफरेंटली। वुमेन अलग तरीके का कपड़े और अलग स्टाइल के, मैन एंड वुमेन दोनों के अलग अलग तरीके के कपड़े थे। मैन वियर आर सपोज्ड टू बी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, एग्रेसिव। तो उनके जो मैन के ऐसे कपड़े माने जाते थे कि वो उसके कपड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, ऐसे वो रिप्रेजेंट करेंगे उनको, इंडिपेंडेंट और एग्रेसिव होंगे। जो वुमेन है वो आर सपोज्ड टू बी अ वीक, डिपेंडेंट एंड डोकाइल। तो जो वुमेन है उनको सपोज किया जाता था कि वो वीक हैं, डिपेंडेंट हैं और डोकाइल हैं, इस तरह के कपड़े पहने जिससे वो ये सब कुछ उनका नेचर रिप्रेजेंट हो। देयर क्लोथिंग वर डिजाइंड अकॉर्डिंगली, इसी के अकॉर्डिंग उनके जो क्लोथ्स हैं, कपड़े डिज़ाइन किए जाते थे। वुमेन वर ड्रेस्ड विच एक्सेंचुएटेड एज स्लिम वेस्ट। तो ऐसा मतलब उनके कपड़े बनाए जाते थे कि जो उनकी जो वेस्ट है ना, वेस्ट तो समझते कमर, वो बिल्कुल स्लिम हो, है ना। तो इस तरीके के कपड़े बनाए जाते थे। दे हैड टू वियर द कोर्सेट और टू शो अ स्मॉल वेस्ट। तो उनको कोर्सेट पहनना पड़ता था, बहुत टाइट कपड़े पहनने पड़ते थे, जिससे उनकी जो वेस्ट है, उनका जो कमर है, वो बहुत छोटी नजर आए। ठीक है, तो इस तरह की शेप बनाते हैं ना, वो बोलते हैं भी लड़की सुंदर दिखनी चाहिए। तो ये देखो, ये इस तरह की शेप है ना, तो ये उसकी यानी कि कमर छोटी मतलब पतली होनी चाहिए, ये इस तरह की शेप सी होती है मेरी। थ्रू इट हार्ट, चाहे उनको भाई हार्ट हो, पेन हो, कुछ भी हो, सफरिंग वाज एक्सेप्टिंग एज अ नॉर्मल फॉर अ वुमेन। तो ये ऐसा माना जाता था भी सफ़र तो करना ही पड़ेगा, वुमेन को तो सफ़र करना ही पड़ता है ना। तो ये होता ही है, आज भी होता ही है ना।
चेंज इन आइडिया में चेंजेस देखते हैं। 19th सेंचुरी ब्रॉट अबाउट अ मैनी चेंजेस। 19th सेंचुरी में बहुत से चेंजेस आ जाते हैं। वुमेन प्रेस्ड फॉर आइडिया रिफॉर्म, जो वुमेन्स हैं उनके जो आइडियाज़ को प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। द सफ्रेज मूवमेंट ऑल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। तो सफ्रेज मूवमेंट चलाया गया कि सफ्रेज तो समझते हैं वोटिंग के लिए कि हमें भी वोट का अधिकार चाहिए, ये इस तरीके का वुमेन्स ने मूवमेंट चलाया, ठीक है, इस समय पे। देयर वर अ एगिटेशन अगेंस्ट द वुमेन्स क्लोथ इन यूरोप एज वेल एज इन अमेरिका। तो अमेरिका में भी यूरोप में भी ये दोनों कंट्रीज़ में क्लोथ के अगेंस्ट एगिटेशन शुरू कर दिया। वुमेन ने इनके अगेंस्ट रेबल करना शुरू कर दिया। डॉक्टर एक्सप्लेन दैट डॉक्टर्स एक्सप्लेन द इल इफेक्ट ऑफ द टाइट क्लोथ। जो डॉक्टर्स हैं वो भी बताने लगे कि इसके बहुत बुरे प्रभाव होते हैं टाइट कपड़े पहनने के, which affected the spine and a long flowing gowns which were unhygiene। तो अब भाई इतने ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से जो उनकी रीढ़ की हड्डी है तो उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है। अगर लॉन्ग गाउन पहनती हैं तो भाई लॉन्ग गाउन पहनने से जो वो धरती को टच होता है, अनहाइजीन हो जाता है। इट वॉज आर्गू बाय दिस मूवमेंट। तो इस मूवमेंट में इसके ऊपर आर्गूमेंट की जाती है दैट इफ द वुमेन वोर लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ दे कुड स्टार्ट वर्किंग एंड बिकम अ इंडिपेंडेंट। तो ऐसा भी बोला गया अगर वुमेन्स लूज और कंफर्टेबल कपड़े पाएंगी तो वो भी वर्क कर सकती हैं और वो भी इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। देन न्यू मटेरियल्स में बिफोर 17th सेंचुरी क्लोथ्स फॉर अ ब्रिटिश वुमेन वर मेड ऑफ अ फ्लैक्स वूल एंड अ लिनन। तो जो 17th सेंचुरी में जो ब्रिटिश की वुमेन्स थी उनके जो कपड़े थे वो जहाँ तो फ्लैक्स, जहाँ वूल, जहाँ लिनन के बने होते थे। विच वर वेरी एक्सपेंसिव एंड डिफ़िकल्ट टू मेंटेन, जिनको वो होते भी बहुत महंगे थे और उनको मेंटेन करना भी बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। मगर 17th सेंचुरी में विद द ऑनसेट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के कारण क्लोथ्स और चेंज, तो भाई रेवोल्यूशन क्लोथ्स में बहुत से चेंजेस आते हैं। द अट्रैक्टिव चीप चिंट्स, तो ये इफेक्टिव जीन्स ये कपड़े का नेम है जो इंडिया से है। इंक्रीज वॉल्यूम यूरोपियन वुमेन्स वार्डरोब। तो भाई पहले क्या था भाई, जो ये चिंट्स आता था ना, चिंट्स कपड़ा आता था इंडिया से, ये अट्रैक्टिव भी था, सस्ता भी था, जिससे क्या हुआ भाई अब जो यूरोपियन वुमेन है उनके कपड़े की संख्या बढ़ा ली और मेंटेन करना भी ईजी था, ठीक है, इसलिए ज़्यादा लेना शुरू कर दिए। आर्टिफिशियल फाइबर्स यूज्ड इन द क्लोथ मेड ड्रेस इवन ईजियर टू मेंटेन। तो आर्टिफिशियल फाइबर्स यूज़ किए गए इस ड्रेस को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ओके, और मेंटेन करना भी इजी होता था इन ड्रेसेस को। नाउ विद द ग्रेट डिमांड फॉर अ कंफर्टेबल ड्रेस स्टाइल्स एंड चेंज ऑल्सो कंसिडरेबली। तो भाई ये डिमांड भी चेंज होने लगी कि कंफर्टेबल ड्रेसेस की डिमांड बढ़ने चलेगी, स्टाइल भी चेंज होते गए समय के अनुसार। द वर्ल्ड वॉर के साथ क्या हुआ, the two world war also brought about a great change in women's clothing। 2 वर्ल्ड वॉर हुई थी, आपको पता ही है, इसकी वजह से भी बहुत से चेंजेस हो गए थे वुमेन्स की क्लोथिंग में। जैसे स्टाइल रिफ्लेक्ट द सीरियसनेस एंड प्रोफेशनलिज्म। तो ये जो स्टाइल है वो रिफ्लेक्ट करता था कि सीरियसनेस और प्रोफेशनलिज्म को रिफ्लेक्ट किया जाता था। जो स्कर्ट है वो शॉर्ट और हो गई और प्लेन हो गई। वुमेन हु वर्कड इन फैक्ट्रीज, वो यूनिफॉर्म जो वर्क करती थी, फैक्ट्री में काम करती थी वुमेन्स, वो यूनिफॉर्म उन्होंने पहनना शुरू कर दिया। ट्राउजर बिकम एन एक्सेप्टेड एंड अ वाइटल पार्ट ऑफ वुमेन्स ड्रेस। तो ट्राउजर वो भी एक्सेप्ट किया जाने लगा और वुमेन की ड्रेस का पार्ट बन गया, इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। स्पोर्ट्स एंड गेम्स, द स्कूल करिकुलम ऑल्सो एम्फेसिस्ड एंड इंक्लूडिंग गेम्स। तो जो स्कूल के करिकुलम में भी स्पोर्ट्स को, गेम को इंक्लूड किया गया, जैसे कि जिम्नास्टिक एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, जिम्नास्टिक को करिकुलम में ऐड किया गया। दिस ऑल्सो चेंज द वे वुमेन ड्रेस। तो इसकी वजह से वुमेन की ड्रेस में चेंजेस हुए। तो कॉलोनियल इंडिया में देखेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया सॉ अ ग्रेट चेंज इन ड्रेस। तो ये कॉलोनियल टाइम में तो बहुत से चेंजेस देखने को मिले इंडिया की ड्रेस स्टाइल में, ओके।
तो मैनी मैन बिगेन टू इनकॉर्पोरेट वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग इन देयर ड्रेसेस। तो बहुत से जो इंडियंस थे वो इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, यानी कि वो फॉलो नहीं कर रहे थे उन ड्रेसेस को जो वेस्टर्न स्टाइल है। मैनी फेल्ट दैट द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस वुड लीड टू अ लॉस ऑफ द ट्रेडिशनल कल्चर इन आइडेंटिटी। तो बहुत से ऐसा सोच रहे थे अगर वो वेस्टर्न ड्रेसेस का स्टाइल को अपनाएंगे तो उनकी जो ट्रेडिशनल कल्चर आइडेंटिटी है वो खो जाएगी। मैनी मोर वेस्टर्न क्लोथ्स विदाउट गिविंग अप इंडियन वंस। तो क्या जी, तो ज़्यादा अगर वेस्टर्न क्लोथ्स बनाएंगे उसके बिना वो इंडियंस वन वो अपना रहे थे और उनको इंडियंस को छोड़ रहे थे। कहाँ स्टैंड ड्रेसेस का क्या वो रिलेशन है देखते हैं। थ्रू इंडिया हैड नो फॉर्मल सिम्पटरी लॉज। इंडिया में कोई सिम्पटरीज लॉ नहीं था फ्रांस के जैसे। इट हैड इट्स ऑन स्ट्रिक्ट फूड। तो इंडिया में अपना ही स्ट्रिक्ट फूड ड्रेस एंड बिहेवियर कोड थे। तो इट वॉज अ कास्ट सिस्टम दैट आइडेंटिफाई हाउ एंड वट द हिंदूज। ये सब कुछ कास्ट के सिस्टम के अकॉर्डिंग था कि कौन क्या खाएगा, हिंदू सिस्टम में क्या पहनेगा, कैसा बिहेव करेगा, वो सब कुछ डिसाइड करता था। कास्ट सिस्टम डिसाइड करती थी, ठीक है, रिलीजन डिसाइड करता था। इफ़ एनी वन डिविएटेड फ्रॉम द नॉर्म्स, जो भी डाइवर्ट होगा इस नॉर्म को फॉलो नहीं करेगा, दे वर सीवरली पनिश्ड, उनको पनिश किया जाएगा। एंड इवन द गवर्नमेंट इशूड ऑर्डर इन सम केसेस ऑर्डरिंग लो कास्ट हिंदू टू ओवर ऑब्जर्व अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट। तो बहुत सी गवर्नमेंट ने भी ये ऑर्डर दे दिए थे कुछ केसेस पे कि वो जो हिंदू कास्ट है अब इनको ऑब्जर्व करेंगे, हिंदू के जो ऑर्डर्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जाएगा जो स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट हैं। देन ब्रिटिश रिएक्शन टू इंडियन वे ऑफ ड्रेसिंग। जो ब्रिटिशर का क्या रिएक्शन था इन इंडियन वे ऑफ ड्रेसिंग को लेकर। एज सर्टन आइटम ऑफ क्लोथिंग साइनिंग स्पेसिफिक थिंग्स विच कुड बी अ कॉन्ट्ररी। तो ये क्लोथिंग सिस्टम है वो कॉन्ट्ररी था, ठीक है, इनके दोनों का। दिस ऑफन लीड्स टू मिसअंडरस्टैंडिंग, जिससे इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो कैसे, तो मैं बताऊंगी, जैसे कि एग्जांपल भी दी हुई है यहाँ पे। जैसे टर्बन एंड हैट। तो ये हमारे इंडियन क्या करते हैं, वो टर्बन बांधते हैं सिर पे, और जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिशर है, वो हैट लेते हैं सिर पे। द टू हैड गियर्स साइंड डिफरेंट थिंग। तो ये दोनों जो सिर पे लेने वाला ये टर्बन और हैट है, ये डिफरेंट थिंग्स को सिग्निफाई करता है। दिस डिफरेंस क्रिएट ए मिसअंडरस्टैंडिंग एज हैट हैड टू रिमूव बिफोर अ सुपीरियर। तो क्या होता है, तो जो जब ना कोई अंग्रेज़ के सामने उनका कोई सुपीरियर आता है, बड़ा आता है, तो वो अपनी कैप को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं अपने सुपीरियर के सामने। वाइल द टर्बन हैड टू बी वोर्न कॉन्शियसनेसली। मगर जो उनका इंडियंस की जो पगड़ी होती है वो तो उनके रिस्पेक्ट होती है, वो एक कॉन्शियसनेस से पहनते हैं। तो इसी ऐसे ही केस होता है शूज़ के मामले में। जैसे कि जो हमारे इंडियंस हैं वो क्या करते हैं, जब वो मंदिर में जाते हैं तो वो शूज़ वगैरह रिमूव करते हैं, और ऐसे ही तो ऐसे भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। द इंडियन ड्रेस। तो इंडियन वॉन्ट टू क्रिएट अ ड्रेस विच कुड एक्सप्रेस द यूनिटी ऑफ नेशन। तो इंडियंस ऐसी ड्रेस चाहते थे जिससे उनके अंदर यूनिटी रिप्रेजेंट हो, एक्सप्रेस कर सकें। बट दिस डिड नॉट फुली सक्सीड। मगर ये फुली तौर पे सक्सीड नहीं हो पाया इनका ये। स्वदेशी एंड खादी। ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंडिया हैड टू इम्पॉर्टेंट इफेक्ट्स। तो जो पॉलिटिकल कंट्रोल था इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर का, उनके दो मेन इफेक्ट थे। पीजेंट ग्रो कैश क्रॉप। तो पीजेंट वो कैश क्रॉप उगाते थे, एंड ब्रिटिश वुड फ्लडेड द इंडियन मार्केट। तो जिसके बाद जो ये ब्रिटिशर का गुड है, सामान है, वो इंडिया की मार्केट में आता था। ये दो अफेक्ट कर रहे थे इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम को भी, स्पेशली कॉटन को लेकर। अ लॉट ऑफ वीवर्स एंड स्पिनर्स वर लेफ्ट विदाउट एनी वर्क। तो भाई जब ये सारा मार्केट में सामान आ रहा है ब्रिटिशर्स की तरफ से तैयार हुआ, तो ये जो स्पिनर है, वीवर है, वही इनको तो काम से फ्री हो गए, इनको तो काम नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। मुर्शिदाबाद और
मैकेलीपट्टनम एंड सूरत विच वर इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर। ये जो तीनों मुर्शिदाबाद है, मछलीपट्टनम है एंड सूरत है, ये इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर हैं। इनमें डिक्लाइन हो गए, इनमें कम होती गई डिमांड, अब कम हो रही है। क्यों? क्योंकि भाई इम्पोर्ट हो रहा है, यानी कि वो लेके आ रहे हैं ब्रिटिशर अपने देश में बना हुआ कपड़ा। पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी एंड खादी। पार्टीशन हो गई थी बंगाल की, तो 1905 में जो लॉर्ड कर्जन हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो पार्ट करेंगे, 2 पार्ट करेंगे बंगाल के ऑन द प्रिटेंड ऑफ बेटर मैनेजमेंट। ये इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अच्छे से मैनेजमेंट करें, इसीलिए वो चाहते थे कि वो बंगाल को पार्ट कर दिया जाए, उसके 2 टुकड़े कर दिए जाए 1905 में लॉर्ड कर्जन। ओके, द स्वदेशी मूवमेंट वाज अ रिएक्शन टू द पार्टीशन। तो इस पार्टीशन के बाद जो इंडियन का रिएक्शन क्या था, स्वदेशी मूवमेंट उनका रिएक्शन था। पीपल बॉयकॉट ब्रिटिश गुड। जो लोग थे उन्होंने जो ब्रिटिशर का सामान था उनको बॉयकॉट किया कि हम नहीं यूज़ करेंगे आपका सामान। स्टार्ट पैट्रोनाइजिंग थिंग्स मेड इन इंडिया। और जो इंडिया का बना हुआ सामान था उनको उन्होंने यूज़ करना शुरू कर दिया। मैनी इंडियन गुड्स, तो बहुत सा जो इंडियन गुड्स है वह पैट्रोनाइज, स्पेशली खादी। तो खादी का बहुत ज़्यादा मांग बढ़ने लगी। क्लोथ बिकम अ सिम्बॉलिक वेपन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो क्लोथ ही एक सिम्बॉलिक वेपन बन गया था ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। तो उसके बाद आते हैं खादी की तरफ। गांधी जी मेड खादी अ फोर्सफुल वेपन अगेंस्ट अ ब्रिटिश। तो खादी को एक फोर्सफुली वेपन की तरह यूज़ किया था गांधी जी ने ब्रिटिशर के अगेंस्ट। महात्मा गांधी इवन एक्सपेरिमेंटेड विद अ वेरियस फॉर्म ऑफ क्लोथिंग। तो जो महात्मा गांधी जी है वो चाहे उन्होंने भी बहुत से फॉर्म ऑफ क्लोथिंग को एक्सपेरिमेंट किया था। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रेस। तो सबसे पहले वो भी वेस्टर्न कपड़े पहनते थे, देन फिर उसके बाद वो टर्बन भी पहनने लग गए, ठीक है। उसके बाद ही डिसाइडेड बाय द बिगिनिंग ऑफ अ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में वो डिसाइड करते हैं कि वो एक लुंगी पहनेंगे और एक कुर्ता और एक टर्बन पहनेंगे। तो उसके बाद थोड़े साल के बाद होता क्या है, वो अडॉर्न कर लेते हैं कि वो एक खादियावादी पीजेंट अपने आप को वो समझते हैं। द धोती वाज अडॉप्टेड। फिर वो धोती अडॉप्ट कर लेते हैं 1921 में। बट नॉट नाउ कुड वियर अ खादी। फिर उसके बाद वो खादी ही, बट नॉट ऑल, मगर फिर भी सारे खादी नहीं पहन सकते थे इंडिया में, क्योंकि खादी भी महंगी थी भाई, वो सारे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। Thus, we can say that the changes in the clothing reflect the change within the social, political, economical phase of society। तो इसीलिए हम भाई कह सकते हैं इस पूरे चैप्टर का कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई ये जो चेंजिंग है क्लोथिंग के, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि कैसे चेंज हुआ सोसाइटी में, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फेज़ में। एक सोसाइटी में ये सब कुछ हमें क्लोथिंग के ज़रिए भी सब कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये चैप्टर बस यहीं तक था, हमने कर लिया है इसको अच्छे से डिस्कस, समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।